हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। सो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक जो कि मोस्ट रिनाउंड ब्रांड की है। इसको देख के बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे उसका। एंड आप सब नीचे कमेंट्स में कह रहे थे कि जल्दी इसका रिव्यू लेके आओ, ओनर्स रिव्यू। तो आज रिव्यू आ चुका है दोस्तों। एंड बाइक का नाम है RV400। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. सो गाइस, हियर इज़ द RV Revolt 400। जैसे आप देख रहे हो ब्रांडिंग वगैरह। एंड ओनर से मिलते हैं। हेलो सैम भाई, कैसे हो? How are you? आई एम गुड। सो सब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you so much. फॉर दिस RV Revolt बाइक। एंड ये बाइक आपने कब ली, हमारे व्यूअर्स को बताइए। स्टार्ट करते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। Okay, ये बाइक मैंने 1.5 month पहले मुझे डिलीवर हुई थी और तब से मैं अब तक इसे अराउंड 1500 किलोमीटर चला चुका हूँ। 1500 किलोमीटर। हाँ जी। ओके, तो 1.5 महीने आपने पहले परचेज़ करी थी। यस। 1500 किलोमीटर चला सकते हो आप इसको। और ओडोमीटर देख लेते हैं, उस पर ज़्यादा सही हाँ बिल्कुल, वो पूरा ऑथेंटिकेट रिव्यू बनेगा फिर। तो कुछ इस तरीके का इसका ओडोमीटर आता है। एंड यहाँ पर है पूरी टोटल 2289 किलोमीटर से चल Yes. रही है और आज की ये 18.2 किलोमीटर चल रही है। ओके, तो इसमें रेगुलर डे का भी दिखाता है कितने किलोमीटर चलाई है आपने। हाँ, ये ट्रिप आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी, कितनी कॉस्ट हुई थी? ये 140 की मुझे टोटल ऑन रोड पड़ी थी। 140 की। हाँ, उसमें हेलमेट और ये कुछ नंबर प्लेट्स के आगे जो केसिंग है ये इंक्लूडेड थी। ओके। तो ये आपको कुछ EV सेगमेंट में और बाइक्स देखी थी और स्कूटीज़ वगैरह कुछ भी EV से रिलेटेड? हाँ, एक्चुअली मैंने सारी स्कूटीज़ वगैरह रिव्यू करी थी, जाके राइड भी करी थी, इधर ओला और सब कुछ। हाँ। बट इनका जो R&D है उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑल्दो इसको ये बिल्कुल लॉकडाउन से पहले से ही सेल हो रही है मार्केट में। तो इस पे जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो कंपनी में ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा टाइम तक हमारे मतलब मार्केट में ये अवेलेबल हैं। तो इस सेगमेंट में बाइक्स में इस प्राइस पॉइंट पे और इस मतलब R&D और सब रिसर्च के साथ साथ और जो रिव्यूज़ के साथ और कोई बाइक नहीं है, तो मैंने इसे ही प्रेफर करा है। ऑल्दो अगर मैं ईथर और ये सब पे जाऊँ उनमें कुछ और ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बट स्टिल ये सेगमेंट में यही बाइक परफेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, अभी तक आपने जितनी चलाई है 2200 किलोमीटर, इसमें आपको रेंज कितनी मिली है अगर एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बात करते हैं तो? ओके, ये 100% चार्ज पे 3 मोड्स हैं इसमें। तो अगर मैं रफली जो फर्स्ट मोड है उसमें ये 41, 42, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो अगर उस स्पीड पे मैं अगर इसे चलाऊँ पूरा दिन तो आराम से ये 120 आराम से जा सकती है। 120 किलोमीटर। 120, 130 जा सकती है। बट मैं थोड़ा मिक्स करके चलाता हूँ। जो सेकंड मोड है जो 60 तक स्पीड चली जाती है, क्योंकि आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। आप बिल्कुल इतना धीरे नहीं चल सकते, कई रोड्स पे आपको तेज़ चलना पड़ेगा, जहाँ पे ट्रैफिक है आपको धीरे चलना पड़ेगा, फर्स्ट मोड पे चलना पड़ेगा। तो ये मोड स्विच करके थर्ड मोड मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो मोड फर्स्ट इस साइड पे है। यस, ये फर्स्ट मोड है जो 40 to 45 किलोमीटर्स। ये सेकंड मोड जो हमारा 60 to 65 किलोमीटर, और ये थर्ड मोड जो आपकी टॉप स्पीड 80 बताई गई है, बट 75 to 80 आ जाती है। ओके, तो आपने कभी तक चलाई टॉप स्पीड पे? हाँ, मैंने 80 तक लेके गया था। बट इतना दिल्ली में इतना स्कोप नहीं है कि हम और इतनी अच्छे से roads चलाएं, नहीं और ना ही चलाने मैं चाहता हूँ इतना फास्ट ड्राइव करना। अगर मैं यही करना होता तो मैं कोई और बाइक प्रेफर करता। इसमें ये वाला जो है टी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये फर्स्ट मोड से होती है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे जाती है, और फिर उसके बाद इसको ये एक मतलब स्प्रिंग वाला कोई मैकेनिज्म है। तो एक्चुअली ये मुझे लगता है कि ये जो स्विच है पूरा, हाँ। तो ये स्विच कंपनी को ये वाला स्विच ज़्यादा कम कॉस्ट पे मिला होगा, तो उन्होंने यही स्विच डाल दिया। और ये तो आपके कहने का मतलब कंपनी ने कॉस्ट कटिंग भी करी? कॉस्ट कटिंग करी है, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करी है। ये सेगमेंट ही ऐसा है कि अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि ये इमर्जिंग अभी बिल्कुल नई कंपनी है, तो सबको कॉस्ट कटिंग तो करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ये लगता है, ऑल्दो मुझे कोई और इसका बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि ये 3 के बाद अगर मैं इसे टी पे लेके जाता हूँ तो ये सेकंड मोड पे चली जाती है। ओके, सेकंड। जैसे अभी यहाँ थर्ड मोड पे है, अगर मैं इसे टी पे लेके जाता हूँ तो ये सेकंड मोड पे चली जाती है, मैं छोड़ता हूँ तो थर्ड मोड पे चली जाती है।
तो मुझे तो कोई इसका फ़ायदा दिखता नहीं है। अगर मैं थर्ड पे लेके बिल्कुल, जाऊँगा तो मैं सेकंड मोड पे तो वापस इसको 2 पे लेके आके चला सकता हूँ, बट स्टिल तो मुझे इसका फ़ायदा लगता नहीं है। तो यही एक रीज़न हो सकता है, ऑल्दो तो मुझे और कोई रीज़न लगता नहीं है। चलो, और चार्जिंग में क्या क्या दिक्कतें आई है? चार्जिंग से रिलेटेड कोई इशूज़ तो नहीं आए हैं अब तक, बिकॉज़ इसका ना एक जो चार्जर है वो 3 पिन सॉकेट वाला चार्जर है। ओके। और वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो पावर सॉकेट होना चाहिए। अगर पावर सॉकेट है तो आप कहीं पे भी घर पे लगा सकते हैं, कहीं भी ऑफिस में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो जो इसका मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगा वो यही है कि आप डायरेक्ट ईवी में आप चार्जर प्लग इन कर सकते हैं। ओके। और या फिर आप पूरी बैटरी, ये कंपार्टमेंट खोल के, यहाँ पे बैटरी है, इस पूरे कंपार्टमेंट को खोल के वो बैटरी निकाल के और जहाँ पे आपको बैटरी चार्ज करनी है वहाँ पे ले जाके डायरेक्ट चार्जर के साथ लगा के और वो आप चार्ज करके दोबारा इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और आप राइड कर सकते हैं। राइड कर सकते हैं। ओके, मतलब दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे ये इशू होगा ही कि आपकी जहाँ पे पार्किंग होगी वहाँ पे आपके पास सॉकेट नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर आपके पास सॉकेट है तो फिर वो आप सिक्योरिटी कैसे लाएंगे कि आपका चार्जर वहीं पे रहेगा, हाँ, है ना। चार्जर यूनिट कोई ले गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग है ना। पॉसिबल। तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप ये बैटरी रिमूव करके लेफ्ट में रखो, घर ले जाओ, चार्ज करो, वापस लाओ, इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे पूरी इस बाइक में लगा। मतलब आपने इसको क्योंकि ये बाहर चार्ज पॉसिबल करा है? नहीं है, बाकी ओला में ये पॉसिबल नहीं है, बाकी जो स्कूटीज़ हैं एथर में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरी इंस्टॉल्ड है और उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ओके। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। तो गाइस ये इसके एडवांटेजेस जो इन्होंने बताया। एंड अभी इसमें बैटरी आपने कहाँ चार्ज करी है बाहर? मैंने अगर आउटडोर बात करें, हाँ ऑन जी। रोड। ठीक है, बाहर एक दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल, सॉकेट्स वगैरह लगे हैं, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। और बाकी भी वहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग वाले हैं वहाँ पे फास्ट चार्जिंग से भी कर सकते हो। ऑल्दो ये बाइक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। ओके। मैंने ये बाहर बहुत ही कम चार्ज करी है। मेरा पूरे दिन का रन होता है अराउंड 60 to 80 किलोमीटर्स, मैक्स टू मैक्स 80 किलोमीटर्स। ओके। तो मैं इसे मिक्स मोड में ही चलाता हूँ, फर्स्ट सेकंड, और बहुत रेयर यूज़ करता हूँ थर्ड। अगर कोई ओवरटेक करना हो किसी बस, ट्रक या कुछ तो ही थर्ड मोड मैं एंगेज करता हूँ। अदरवाइज़ मैं फर्स्ट सेकंड मोड में ही चलाता हूँ मिक्सअप में, कि जहाँ अगर ट्रैफिक हुआ तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं भी बाहर चार्ज करने के लिए। तो मैं हर रोज़ रात को ये बैटरी निकाल के घर पे ले जाता हूँ, सॉकेट में लगाता हूँ और सुबह तक मुझे फुल चार्ज मिलती है। जैसे कि इसका जो चार्जर है वो पावर चार्जर है। पहले पेट्रोल वेरिएंट चला रहे थे, पेट्रोल बाइक चला रहे थे, अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपने स्विच किया है, तो सबसे ज़्यादा मेजर बेनिफिट आपको इसमें क्या लगा उस बाइक के कंपैरिजन में? सबसे पहला तो सबसे बड़ा रीज़न जो है ईवी पे स्विच करने का वो तो है कॉस्ट एफिशिएंसी। ओके। तो ये 3 से 4 यूनिट लेती है फुल चार्ज में। तो एक यूनिट अराउंड 5 रुपये है दिल्ली में। अच्छा। तो अराउंड 20 रुपीज़ में मेरा फुल चार्ज हो जाता है। तो मैं रोज़ सुबह फुल टैंक लेके निकलता हूँ 20 रुपीज़ में। 20 रुपीज़ में दोस्तों फुल टैंक लेके निकलते हैं, 100 किलोमीटर तो इसमें चलती है। हाँ, तो फुल जो बैटरी हो जाती है वो मैंने जैसे बताया कि 4 घंटे में पूरी 4 यूनिट लेती है मैक्स टू मैक्स। तो एक यूनिट 5 रुपये की, तो अराउंड 20 रुपीज़ में मेरा फुल बैटरी हो जाती है। मतलब मैं रोज़ सुबह फुल बैटरी करके निकलता हूँ और आराम से मैं 100 किलोमीटर्स का ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं रोज़ पूरा चार्ज नहीं करता, पूरी 4 यूनिट नहीं कंज्यूम करता। अच्छा। कुछ परसेंटेज बच जाती है, तो वही 3 यूनिट के अराउंड मैं रोज़ यूज़ करता हूँ। तो वही 15 रुपीज़ के अराउंड मैं अपना 70-80 किलोमीटर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो रीज़न है ईवी लेने का, ईवी में स्विच करने का, वो यही है कि जैसे अभी इन्फ्लेशन भी और ये हमारा अभी कोविड आ पेट्रोल गया के था, हाँ। प्राइसेस और ये मतलब क्रूड ऑयल क्राइसिस ये सब चल रहा है, तो उसके बीच इतना महंगा हो गया पेट्रोल वगैरह। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट था कि मैं ये ईवी में स्विच कर लूँ। तो सैम भाई, आपको सबसे अच्छा इस बाइक के अंदर क्या लगता है? कोई एक रीज़न बताओ। अच्छा, मुझे इस बाइक में मैं जैसे कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही, सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है। बट बाइक में जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है इसकी सबसे अच्छी हेडलाइट। तो जैसी ये हेडलाइट है, मैंने किसी भी बाइक की नहीं देखी इतनी अच्छी हेडलाइट। मुझे पर्सनली लगता है कि जो पूरा रिवोल्ट ने इस बाइक पे जो खर्चा करा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने कोई एम्फेसिस दिया है तो वो हेडलाइट पे दिया है। तो अभी देखो ये जैसे कि हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मतलब ये पूरे दिन चलती रहनी चाहिए, जैसे हाँ, जो वो होते हैं DRLs होते हैं, DRLs है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलती रहनी चाहिए। बट आप देखो कि इसमें ये बीम का जो है लाइट है, हम बीम लाइट भी ऑन कर सकते हैं। तो जब बीम लाइट हम रात को ऑन करते हैं तो इसकी लाइट, इसका थ्रो काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा थ्रो है और मतलब बहुत अच्छे से विजिबल होता है पूरे साइड का। और बहुत मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी। ओके। और जो दूसरी चीज़ है वो है इसका ओडोमीटर। जो ओडोमीटर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि जब हम अगर मैं ऑन करके इसे ऑफ़ करूं
तो आप देखोगे कि इसकी हर एक चीज़। एक बार हमारे व्यूअर्स को इसकी की दिखाइए कि ओह, इसकी की ओके, कैसी ओके। है। सो हियर इज़ द की। तो ये की है, ये पूरा जो है ये रिमोट की है, और इसमें ये कुछ 4 बटन हैं। ये फर्स्ट बटन है कि इसको अनलॉक करने का, कि आप प्रेस करते हो तो पूरी बाइक अनलॉक हो जाती है। ये है लॉक करने का, और ये डबल बीप करती है और लॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टार्ट करने का, और उसके नेक्स्ट है कि लोकेशन। अगर आपने कोई ऐसी जगह पे पार्क कर रखी है जहाँ पे बहुत सारी बाइक्स हैं और आप भूल गए हो फ्लोर कौन सा है या फिर कौन सी लाइन में थी, तो आप इसको प्रेस करोगे तो आपकी बाइक की लाइट्स जलने लगेंगी, जो इसकी LED और आपकी बाइक बीप करने लग जाएगी लगातार। तो फिर जब हम इसे लॉक करेंगे तो फिर से ये बीप बंद हो जाएगी। ओके। और इसका जो ये लाइटनिंग वाला बटन है, इससे जैसे ही हम दबाएंगे तो ये पूरी बाइक ऑन हो जाएगी, और ये साउंड आएगा। साउंड मुझे बहुत प्यारी लगी इसकी, फर्स्ट टाइम साउंड इसका बहुत प्यारा है। आप यहाँ पे एक स्विच देख लेंगे जिसे हम टॉगल कर सकते हैं, कि ये हम स्पीकर ऑफ कर दिया है हमने, और ये हमने स्पीकर ऑन कर दिया है। ओके, उसे दो बार एक बार प्रेस। ये स्पीकर ऑफ कर दिया और ये स्पीकर ऑन कर दिया। उसके बाद जैसे आप थ्रॉटल देते हो, इसकी एक्चुअली ये ईवी है, बट इसके नीचे एक स्पीकर लगा हुआ है। अच्छा, इस साइड पे स्पीकर है आगे की तरफ। सुपर बाइक की तरह साउंड कर रही है। और इसमें हम ये साउंड को चेंज भी कर सकते हैं। 4 तरह के साउंड हैं जो हम एप्लीकेशन के थ्रू ये चेंज कर सकते हैं। ओके, इसकी ऐप भी आती है। हाँ, इसकी ऐप है, और इसकी ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम किस लोकेशन से कितने बजे कहाँ तक गए, फिर हम वापस आए, और पूरे दिन में हमने कितना कार्बन जो था वो हमने बचाया, है ना। हाँ। और हमने कितना फ्यूल कंजम्पशन है जो हमने सेव करा, तो कितना हमने अपनी पॉकेट में पैसे बचा लिए। सैम भाई, आपने ये बाइक को कहाँ राइड किया है? मतलब स्प्लैशेस में, जैसे गड्ढों में आप चलाते हो, तो कैसी जगह आपने राइड किया है, बताइए। मेरा बेसिकली रन रहता है गुड़गांव साइड और अपना नोएडा साइड। तो काफ़ी मैं घूमता हूँ इस एरिया में, और काफ़ी जगह मतलब बम्स वगैरह, और हमारे इंडिया में तो ये बेसिकली है ही कि गड्ढे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई मुझे ऐसा कोई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। इनका जो मोनो सस्पेंशन है, जो बीच में एक शॉकर है, तो जैसे कि ये शॉकर है, ये जो अभी 2022 से पहले वाली जो बाइक्स हैं उसमें ये थोड़ा मतलब थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा ये कॉइल दे दी है, बहुत मोटी कॉइल दे दी है। पहले थोड़ी पतली थी और शॉकर थोड़ा पतला था। ओके। अभी ये बहुत अच्छा दे दिया है। ऑल्दो इसके जो फ्रंट जो स्पोक्स हैं, ये अपसाइड डाउन स्पोक्स हैं। ये आप देखते होगे कि टीवी में ये अपसाइड डाउन स्पोक्स मिल जाएँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, गड्ढों वगैरह में वो अच्छे से निकल जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और जो मेन कंसर्न मेरा था बाइक लेने से पहले कि क्या ये रेनी सीज़न में सर्वाइव कर पाएगी, है ना। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, बैटरी में पानी तो नहीं चला जाएगा, बैटरी में पानी को पूरे कंपार्टमेंट में पानी जा सकता है या ऐसा कुछ। तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम्स अभी तक कोई फेस नहीं करनी पड़ी। मैंने थोड़ा अभी काफ़ी बारिश भी हुई थी थोड़े टाइम पहले से, आपको पता हो दिल्ली में, है ना, थोड़ा मौसम बहुत ख़राब था। तो उस टाइम मैंने मतलब बहुत बेकार रोड्स पे भी ट्रेवल करा है, और जब पानी बिल्कुल घुटनों के पास था और मतलब उस हाइट में था कि पानी यहाँ तक था, और मैंने तब भी राइड करा है। ये पूरा चैम्बर पानी में डूब गया था, बट मुझे 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। एक बार भी बाइक बीच में बंद नहीं हुई, है ना। और ये जो रिवोल्ट है वो क्लेम करता है कि हाँ आप आराम से निकल सकते हो, ये पूरी मतलब प्रूफ है। ओके, रिवोल्ट क्लेम करता है इस पर, आपने इसको प्रूफ कर लिया अपने सर? हाँ, मैंने ये चला के देखा, और जितना मैंने मतलब यूज़ करा है, मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और इसका बैटरी का कहाँ पर सेक्शन है? जैसे नॉर्मल बाइक्स में यहाँ पे जो फ्यूल टैंक होता है, तो इसी में इन्होंने बैटरी का प्रोविज़न दिया है। तो ये इसमें यहाँ पे एक की लगती है। ओके, इस साइड पे, हाँ इधर, ये रहा की होल, ये की है, और आपको ये की मिलती है रिमोट की, जिससे आप ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ में एक ये रिवोल्ट की मिलती है, जिससे आप बैटरी का ही खोल सकते हो। जिससे आप अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको यहाँ पे हाथ रख के घुमाना पड़ेगा। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये
जो सीट है वो ओपन हो जाती है ना। तो हम सीट भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जैसे अभी आई थिंक सीट ओपन हो गई है। हाँ, सीट ओपन हो गई है। तो ये सीट ओपन हो गई तो कुछ ऐसा दिखता है सीट दोस्तों के अंदर नीचे। के सेक्शन सीट के नीचे का। सीट के नीचे वायर्स हैं बेसिकली, और हाँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो आप इसे आगे की तरफ रखें, आपका ये खुल जाएगा। तो ये चेम्बर है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना हेलमेट का लॉक रखता हूँ, और जो बेसिक किट आती है रिवोल्ट की तरफ से, हाँ, टूल किट। जिसमें हमें मिलता है एक एलन की और एक स्क्रू ड्राइवर और एक ये 14 और बिल्कुल बेसिक नंबर चीज़ का। है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये एलन की बहुत ज़रूरी है इसमें। इसके सारे स्क्रूज मोस्टली सारे जो एलन कीज़ हैं वो उससे ओपन और टाइट हो जाता है ओके। जी। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी आप रोड पे खड़े हुए हो उसकी बैटरी से रिलेटेड कोई इशू आया हो आपको, या बैटरी ख़त्म हो गई हो, कभी रोड पे खड़े हुए हो वैसे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मैं कभी हुआ ही नहीं ऐसा? नहीं, मैं अपना जब राइड करता हूँ तो इसमें एक ट्रिप का आता है कि आप कितना चले हैं, और हाँ। उसको चेंज कर सकते हैं आपकी रेंज कितनी बची है बाइक की। ओके। अगर आप जिस मोड में चलाते हैं तो उस मोड की रेंज आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ। अगर वो रेंज कम है तो मैं मोड छोटा कर लेता हूँ, फर्स्ट मोड पे चलाता हूँ तो रेंज ज़्यादा हो जाती है, तो मैं अपने घर आराम से पहुँच जाता हूँ। तो मेरा कोई ऐसा 110-120 किलोमीटर का रन नहीं होता, तो कि मुझे बाइक की ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, है ना। तो ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट है। तो इसको ऊपर की तरफ यहाँ से उठाते हैं और इसे साइड में रख सकते हैं। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो ये साइड में रख के, तो ये है हमारा बैटरी, मेन कंपोनेंट बैटरी का। कंपोनेंट बैटरी का। तो कुछ इस तरह की दिखती है दोस्तों बैटरी। एंड जैसे कि आप यहाँ पे डेट मेंशन देख सकते हैं 2203 मतलब मार्च और मार्च। तो मार्च की मैन्युफैक्चरिंग है बैटरी की। हाँ। बाइक की भी फिर तभी की है। हाँ जी। ठीक है, तो ये बैटरी और पूरी बाहर निकल सकती है। हाँ, बैटरी बाहर निकल सकती है। तो अब हम ओपन करके दिखाएंगे कैसे ये बैटरी निकलती है। सबसे पहले की से आप यहाँ से ऑन कर लें और यहाँ से ये पूरा कंपार्टमेंट खोल लें। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी स्टोरेज यूनिट है छोटी सी, उसको उठा के साइड में रख दें, और फिर यहाँ पे एक MCB है अंदर की साइड पे। अंदर की साइड, इसको ऑफ कर दें। ओके। ठीक है, इसको ऑफ कर दें। इसके बाद ये जो चीज़ है ये ऐड हुई है इसी जो 2020 का पूरा लॉट है, जो उसमें नया- ऐड हुई है। नया हाँ, वाला नया लॉट है, ताकि ये जो पूरा जो ये प्लग है ये बैटरी से 1 सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट ना हो। पहले वाली EVs में प्रॉब्लम आती थी RV में कि ये जो पिन्स हैं छोटी वाली, ये बीच में हिल जाती थी, तो बाइक बैटरी की परसेंटेज डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। ओके। तो ये लगने के बाद अब ये अच्छे से इसको होल्ड कर पाता है पूरे क्लैंप को। तो हम बैटरी खोलने की टेक्निक ये है कि बैटरी निकालने की टेक्निक कि आप इस क्लैंप को यहाँ पे रख दें ताकि ये लॉक हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी की निकालें, और यहाँ पे की का सेक्शन है। हाँ। ये डबल सेफ्टी के पर्पज़ से है कि अगर कोई आपका ये ज़बरदस्ती खोल भी लेता है बट स्टिल ये बैटरी कोई नहीं निकाल पाए, तो आपको इसको राइट की तरफ घुमाना है। ठीक है, और ये यहाँ से पकड़ना है और इसे थोड़ा सा लिफ्ट कर देना है। थोड़ा सा लिफ्ट करते ही की निकाल लेना है। की निकाल लो। की निकालते ही इसको पूरा बैटरी को ऊपर तक लेके जाना है। और दोस्तों ये इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है, गर्म भी नहीं हुई, अभी चल के आई थी बाइक। थोड़ी बहुत गर्म तो होती है, थोड़ी गर्म, इतनी गर्म नहीं कि मैं इसको जैसा weather आराम से टच condition कर है पा रहा हूँ। आपका- आपका GoPro जितनी बार बंद हो गया। बट ये देखो आप बैटरी का स्पेसिफिकेशन देख लो एक बारी क्या क्या है। ऑल आपको मिल जाता है देखने के लिए कि भी किसी वेबसाइट पर देख सकते हो, बट एक बार ये रियल बैटरी का स्पेसिफिकेशन देखने में अलग ही बात आती है। तो ये 19 to 20 kg के अराउंड से ये बैटरी जो है पूरा। आराम से इसको पीछे करके ये हैंडल को पास करके लॉक कर लीजिए इसके Okay. पास। उसके बाद ये क्लैंप को यहाँ सेट कीजिए, एक हाथ से लॉक खोलिए और दूसरे एक हाथ से निकालिए। थोड़ी सी बैटरी को निकालना है, बस पूरा बैटरी को नहीं निकालना, थोड़ी सी बैटरी को ऊपर रखोगे और उसके बाद फिर आप उस की को निकाल के रख लीजिए। और ये देखो ये जो सेफ्टी प्रोविज़न है ये वहाँ पे है, एक बैटरी के पीछे नीचे की मैं तरफ। आपको दिखाता हूँ। हाँ। बैटरी के नीचे ये वाला। ये इधर ये वाला, वाला, हाँ, ये उसके अंदर जाता है, तो सामने हाँ नीचे हाँ ये इस वाले होल में। इस वाले होल में जाता है और लॉक हो जाता है। इस की से क्या होता है, जैसे मैं इस की को घुमाऊंगा तो वो जो है वो पीछे की तरफ हो जाएगा हो गया हाँ। और वो आगे की तरफ होकर लॉक हो जाएगा। तो ऐसे बैटरी लॉक हो जाती है। तो दोस्तों अब इंस्टॉल करते हैं बैटरी को दोबारा से कि कैसे होता है। बैटरी को उठाया, बैटरी को उठा के दोबारा से फिक्स किया, बहुत प्यार से करना पड़ता है अब क्योंकि देखो, अगर साइड मैं- में प्लास्टिक पार्ट्स है। अब अगर मैं इस बैटरी को खींचूंगा तो ये लॉक लग चुका है। ओके। नीचे वो जो लॉक था छोटा सा, हाँ हाँ वो लॉक लग चुका है। और अगर मैं यहाँ से की डाल के उसे घुमाऊंगा तो वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। ओके। फिर इसके बाद हमें दोबारा से इसको इस रिपीट पॉड करना को है।
हाँ बैटरी में अटैच करना है। बैटरी में अटैच करके जैसे कि ये नया वाला फीचर आया है कि ताकि ये जो लॉक कर दिया, हाँ। लॉक कर दिया है। उसके बाद हमें ये एमसी को ऑन करना है। ओके ऑन करते ही यहाँ पे ये जो लाइट है ये ग्लो करने लगी। ये ओके, रेड कलर वाली लाइट। बाइक चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो ये ऑन ही रहती है। ओके, ये वाली राइट। हाँ, ये 4G कनेक्टिविटी को दिखाती है। ये बाइक आपकी 4G कनेक्टिविटी को दिखाती है। आप जब बाइक लेंगे तो उसमें 5,500 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं वो 4G कनेक्टिविटी के। ओके, हाँ। तो आपने वो ले रखा है फीचर? ये मतलब मैंडेटरी है, सबको लेना ही पड़ता है। अच्छा, है ना। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। जैसे मैं बाइक ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो साइन है, ये साइन है इंटरनेट से कनेक्ट करने का। तो ये आपका 4G कनेक्टिविटी के लिए आपकी बाइक कनेक्ट हो चुकी है। ओके, तो इससे और क्या बेनिफिट है? इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि आप सुबह कहाँ गए। अगर आपका जो ऐप के साथ आपका कनेक्टिविटी है हाँ जी। वो अच्छी रहती है। ओके, बिल्कुल। तो वो ऐप ज़रूर आप ब्लूटूथ के साथ आपके बाइक से कनेक्ट नहीं होती। वो ये बाइक रिपोर्ट करती है एक सर्वर में और वो सर्वर से रिपोर्ट्स उठाता है आपका ऐप में। ठीक है। तो एप्लीकेशन में ये सारा डेटा आ जाता है कि आप कहाँ गए थे, कौन सी लोकेशन पे गए थे, कितने बजे गए थे। बेसिकली एक टाइम स्लॉट है, जैसे 8 से 9 बजे आप कहाँ कितनी आपकी राइड कितनी थी, 9 से 10 कितनी थी, 10 से 11 कितनी थी। तो ये पूरा एक मैप पे जो जैसे मैप है उस मैप पे पूरा मेंशन हो जाता है कि आप यहाँ से घूमे थे, यहाँ गए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, ठीक है। तो ये अच्छी बात है उनके लिए जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कॉलेज गया था, कितने बजे पहुंचा था, और ये सब चीज़ें। और ये बुरी बात है उनके लिए जिनकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं और उनको पता करना है कि ये कल कहाँ गया था। ये भी तो सही एप्लीकेशन बात के है। थ्रू पता चल सकता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू पता चल सकता है कि वो और कॉलेज गया था कि नहीं ब्रेकअप्स भी गया हो था। सकते हैं। हाँ, ऑल्दो आपके ब्रेकअप हो सकता है, आपके घर वालों से पिटाई हो सकती है और हाँ। आपकी ये बाइक दोबारा छीन सकती है आपसे। बिल्कुल, जो आपको मिली है मुश्किल से। हाँ, तो बस यही है कि ये एप्लीकेशन का मैं ऑल्दो ये बताना किसी को प्रेफर नहीं करता कि ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फिर से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको झूठ बोल के कई बार दोस्तों के पास ही जाना होता है और आप घर पे कुछ और बोल देते हो, अपने फ्रेंड्स को कुछ और बोल देते हो। हाँ। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपके किसी फ्रेंड ने आपको बुलाया है और यहाँ पे दूसरे फ्रेंड ने बुलाया है, तो आप किसके पास जाओगे? और अगर वो डेटा सबके पास अवेलेबल हुआ, हाँ बिल्कुल, बहुत उसके सारी लिए सिर्फ दिक्कतें एक हैं। OTP चाहिए और ऐप में आप लॉगिन कर लोगे। ओके, और आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे नहीं झूठ बोलने में क्योंकि 4G कनेक्टिविटी है। राइट। तो थोड़ा संभल के ये डेटा किसी को मत बताओ कि ये ऐप एग्जिस्ट करती है। और मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी को ये ऑप्शनल रखना चाहिए कि आपको ये फ़ीचर लेना है या नहीं लेना। एग्जैक्टली, ये बहुत मेन पॉइंट है। हाँ, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सेफ्टी अगर ये भी ब्रीच होती है, एक हमारी प्रिवेसी रहती है। हाँ, privacy रहती है, सेफ्टी तो है ही, लेकिन हाँ। प्रिवेसी हमारी भी कुछ हाँ, होती है। जैसे कि हर्ष ने बोला प्रिवेसी रहती है, क्योंकि हर्ष भी काफ़ी मतलब जैसे मैंने बताया कि थोड़े वो होता है ना कि किसको प्रायोरिटी बेसिस है ना, Right, सेकंड वाली गर्लफ्रेंड के पास जाना है, थर्ड के पास जाना है, फोर्थ के पास जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा मैं भी था कि ईवी पे company स्विच हटा दे। करूँगा आने वाले टाइम पे। अब जब देखते ये हैं कब फीचर हट करेंगे। जाएगा मुझे लगता है आप तभी आएंगे ना, उससे पहले तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो उससे पहले जाएगी। बहुत दिक्कत, मैं कंपनी को बोलूँगा मेल करके कि ये फीचर हटा दे, बिल्कुल। उसके बाद आई विल परचेज इट। नहीं हटाए नहीं, ऑप्शन दे ऑप्शन देना। रखे, राइट, ऑप्शंस रखे। आप हमसे 5500 के आप 6500 ले लो, बट अरे- हमारी मर्जी पे तो करो। राइट, ऑप्शन दो। और अगर आप लॉग इन करवा रहे हो कहीं पे, तो मेरी मर्ज़ी से मैं चाहूँ तो मैं सारे जितने भी डिवाइसेस हैं वहाँ से लॉग आउट तो करवा सकूँ। मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि ये लॉगिन कितने मोबाइल्स में है। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये डेटा है मैं कहाँ से कहाँ गया था, 8 से 9 कहाँ गया था, 9 से 10 कहाँ गया था, 11 से 12 कहाँ गया था। बस तो ये बहुत बेकार चीज़ लगी मुझे। आपकी पूरा ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए। हाँ एक्चुअली बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, फ्रंट से बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो बताइए सैम भाई, आपको क्या क्या इसके एडवांटेजेस लगी, मेन एडवांटेजेस? सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसकी हेडलाइट हेडलाइट सबसे ज़्यादा अच्छी हेडलाइट है इसकी पूरी बाइक में। सबसे अच्छी चीज़ इसकी हेडलाइट लगी। ऊपर से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो सामने मड गार्ड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो फोक्स हैं ये अपसाइड डाउन फोक्स हैं, है ना। और जो डिस्क ब्रेक क्वालिटी है वो बहुत ही औसम है। ओके, वो बहुत ही औसम है ना। और इसमें मतलब ABS ही है, अच्छा। बट ये RBS है कि रीजनरेटिंग पावर ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम। सिस्टम। हाँ। ओके, RBS। हाँ, कि जैसे आप ब्रेक दबाते हो, हाँ। तो जिस साइड आप ब्रेक दबाते हो तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ब्रेक्स, वो डायरेक्ट जाती है बैटरी में। जैसे आपने देखा होगा कि ये सिर्फ एक ही कॉर्ड आती है जो ब्रेकिंग सिस्टम में आती है, बट इसमें 2 आ रही है। ओके ओके, तो एक रीजनरेट कर रही है पावर को। हाँ, ये रीजनरेशन कर रही है। ओके, फिर और ऊपर ऑडोमीटर की तरफ आते हैं तो ऑडोमीटर बहुत ही सुपर्ब ऑडोमीटर है। अगर आप कैमरे में ध्यान से देख पाएँ तो यहाँ पे एक एम्बियंट सेंसर है कि जैसे ही आप अंधेरे में जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो पूरा आपका ऑडोमीटर है
ये ग्लो करने लग जाता है। ओके, ठीक है, तो ये ऑडोमीटर बहुत ही मतलब ये जो नीचे लाइट्स आ रही है सारी। हाँ, ये पूरा का पूरा ग्लो कर जाता है ना, जैसे अभी पार्किंग सेंसर में है। ओके, ठीक है, तो अगर हम चलाएंगे इसे तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें बाइक को सीधा करना है, उसके बाद इसका स्टैंड रिमूव करना है। ठीक है, और जैसे ही हमने स्टैंड हटाया तो आप देखेंगे सेंसर अभी भी पार्किंग में है, क्योंकि ये जो किल स्विच है ये अभी ऑफ है। ओके, हाँ, तो हम किल स्विच ऑफ करेंगे और यहाँ पे रेडी का साइन आएगा। जैसे ही रेडी का साइन आया इसका मतलब आपको थोड़ा सा थ्रॉटल देना है, और जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, चलने लगेगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर में काउंट हो जाता है हाँ, कि विदाउट साइड स्टैंड ये ऑन नहीं होगी, विदाउट किल स्विच ही ऑन नहीं होगी। हाँ, तो आप तो जैसे ही हमने स्टैंड लगाया तो ये पार्किंग का साइन आ गया। और अगर हम हाई बीम करते हैं तो यहाँ पे ये साइन ऑन हो जाएगा, है ना। अगर कोई इंजन में फॉल्ट है तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, ऑल्दो मेरा अब तक हुआ नहीं है। अच्छा, और ये बैटरी का, अगर कोई बैटरी में है तो, और ये इंडिकेटर का है, लेफ़्ट इंडिकेटर का, और इस साइड ये राइट इंडिकेटर का। तो ये साइंस है नीचे की तरफ, और ऊपर ऑडोमीटर में है, यहाँ पे ट्रिप है, उसके नीचे ये ट्रिप को ही कन्वर्ट हो जाता है आपका रेंज की, फर्स्ट मोड में कितनी रेंज होगी, सेकंड मोड में कितनी होगी, थर्ड मोड में कितनी होगी, और उसके नीचे है किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स, और ये बैटरी परसेंटेज कितनी है कि आपकी बैटरी अभी बैटरी की करंट जो है चार्ज है वो कितने % चार्ज है। उसके बाद ये एम्पियर वाला मीटर है, यहाँ से जब आप थ्रॉटल देते हो तो यहाँ से एम्पियर की पावर जाती है ना। तो ये जितना कम रहता है उतना आपकी बाइक कम पावर कंज्यूम करती है। ओके, और जितना ज़्यादा ये मैक्स पे रहेगा आपकी बाइक उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी, और जो बैटरी परसेंटेज वो डाउन होती रहेगी, कम किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ओके। तो आप कोशिश करो, आप कोई भी मोड में हो, आप एकदम थ्रॉटल को ना खींचें ताकि ये पूरा एम्पियर मैक्स तक जाए। आप जितना मैक्स से दूर रखेंगे आपकी परसेंटेज उतनी अच्छी होती रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे है आपका मोड, है ना। ये आपका स्पीड है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोड है कि आप ये अभी देखो जैसे फर्स्ट मोड में, और मैं यहाँ से जब चेंज करूँगा सेकंड मोड में तो यहाँ पे सेकंड मोड में चेंज हो जाएगा, और जब मैं थर्ड मोड में चेंज करूँगा थर्ड मोड में चेंज हो जाएगा, और जब मैं टी पे ले जाऊँगा तो ये सेकंड मोड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये इकोनॉमिक मोड में आ सकता है मेरे हिसाब से। तो हाँ, मुझे ऐसा लगा, अभी तक मैं रिव्यू कर रहा हूँ हाँ, बाइक जो फर्स्ट मोड है वो है इको हाँ। मोड, जो सेकंड मोड है वो है नॉर्मल मोड, जो थर्ड मोड है वो है स्पोर्ट्स। मोड। ठीक है, तो ये है इसका साउंड सिस्टम सुनाइए एक बारी। हाँ, इसका साउंड सिस्टम के लिए यहाँ पे एक टॉगल दे रखा है कि आप स्पीकर को, ये ईवी बाइक है, इसमें साइलेंसर तो नहीं है, but still, जब आप एज अ बाइकर लुक के लिए, हाँ, एक और- बाइकर फील आने के लिए। हाँ, और आप जब कोई ऐसे क्राउडेड एरिया में होते हैं जहाँ पे आपको दिखाना होता है कि बाइक है पीछे, आप प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ, आप बार बार हॉन्क नहीं कर सकते और अच्छा भी नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए, तो आप बाइक का साउंड ऑन कर दें ताकि आसपास पता चल जाए कि कोई बाइक आ रही है। ये बहुत ही साइलेंट बाइक है, कोई आवाज़ नहीं आती, इवन अगर आप अच्छे से इसे वॉश करते रहोगे तो कोई बेल्ट की भी आवाज़ नहीं आएगी। ओके। और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, बहुत साइलेंट बाइक है। अगर आप साउंड सिस्टम ऑन करते हो तो अगर आप बहुत क्राउडेड एरिया में हो तो पता चल जाता है कि साइड में, और बाकी आप मज़े के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैं जैसे कि ये टॉगल है, मैं जब इसका साउंड ऑन करता हूँ तो ये साउंड ऑन, इसका स्पीकर है बिल्कुल आगे की तरफ, वो हम दिखाई चुके हैं। और साउंड सिस्टम आप ब्लूटूथ के मतलब मोड से चेंज कर सकते हो। आपको बाइक के पास होना चाहिए ब्लूटूथ से, आपकी बाइक आराम से अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप वो साउंड चेंज कर सकते हैं। ओके ओके। और फिर उसके बाद आते हैं हम, इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इसकी बैटरी, अलग से चार्ज कर बैटरी निकालो, घर ले आके जाओ, चार्ज कर लो। हाँ, चार्ज कर लो, चार्ज है कर ना? लो। और फिर उसकी जो अच्छी बात है वो जो मोनो शॉकर है, मोनोशॉक। वो शॉकर अच्छा है, वो अच्छे से काम करता है ना। हम्म, इसकी जो नहीं, सबसे अच्छी बात है वो है कि आपको ये जो रेयर सारी गार्ड है हाँ। ना, ये मिलता है कंपनी से फिटेड ही, आपको ये ये बाहर पार्ट से सारे। नहीं, हाँ, बाहर से नहीं लगवाना होता। ओके। ये अच्छा लगा। और फिर ये जो टायर है पीछे वाला, ये बहुत ही ब्रॉड टायर है, ये अगर एक स्पोर्ट्स की बाइक को लुक देता है। टायर का साइज़ है गाइस 120/80 R17, तो ये अच्छा है, नॉर्मल साइज़ है 120। हाँ, नॉर्मल ये साइज़ ईवीज़ में नहीं मिलता है ना, तो ये एक अच्छा लगा। और आप अगर देखें यहाँ पर बेल्ट ड्रिवन सिस्टम है ये, है ना, तो ये बहुत इसमें अच्छा चेन रहता नहीं है। इसमें चेन नहीं है, बेल्ट है। तो आप ये बेल्ट देखें तो ये बेल्ट काफ़ी चौड़ी है। अगर आप ईवीज़ में जब ये बाइक मार्केट में आई थी तो उस टाइम ये बेल्ट का साइज़ हाफ था जो अभी है। तो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करे हैं रिवोल्ट ने अपनी कमियों को ठीक करने के लिए, तो उसमें से एक बहुत बड़ा मेजर जो चेंज है वो ये है कि इसकी जो बेल्ट है वो अब काफ़ी चौड़ी आने लगी है। ओके, पहले के हिसाब से काफ़ी अच्छी चलती काफ़ी होगी। अच्छी है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो क्लैम्प है अलग से लगाया हुआ है, इसका
आपको लगेगा कोई यूज़ नहीं है, बट जब आप वो क्लिप्स लगाते हो जो पीछे वाली सीट हाँ। में रखने के लिए या कुछ कुछ सामान सामान बांधना रखने के होता लिए, तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये एक मतलब कंपनी को क्या ज़रूरत थी ये करने की, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक राइडर को काफ़ी हेल्प करती हैं राइडिंग हाँ। क्वालिटी में, और अगर कुछ सामान वगैरह लेके जाना होता है तो। और बाकी पीछे होगी तो जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही छोटे से इंडिकेटर्स हैं, और एलईडी इंडिकेटर्स हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल दूर से फ्लैश करते हैं। दूर से फ्लैश करते दूर से हैं। और ये दिखते पीछे वाली लाइट है, ये भी एलईडी लाइट है। इस पूरी बाइक में एलईडी लाइट्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस साइड से देखोगे थोड़ा ईवी से थोड़ा हट के लुक है, थोड़ा स्पोर्टी सा लुक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, मतलब बाइक का लुक तो बाइक का है, और साथ में आपको EV कॉस्ट के- एफिशिएंट भी है, और हाँ। ईवी भी तो है ही है। ईवी के फ़ायदे उसमें साथ में हैं। दोस्तों इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको क्या इसका डिसएडवांटेजेस लगा, बताइए, खामियाँ बताइए आप। और इसका सबसे मेजर चीज़ है वो है राइडिंग पोस्चर, और जो ये सीट है, ये सीट इससे ज़्यादा वाहियात घटिया सीट मैंने कभी किसी बाइक में नहीं देखी। मैंने बहुत बाइक्स राइड करी हैं, इससे बेकार घटिया सीट मैंने कोई नहीं देखी। मैं जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराने गया था 1000 किलोमीटर्स में, तो जब मैं वहाँ शोरूम जो इनका सर्विस स्टेशन है वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ पे कौन सा सर्विस स्टेशन की बात कर रहे हो? द्वारका में एक सर्विस द्वारका स्टेशन में, है। हाँ जी। ओके। तो जब मैं सर्विस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी बाइक्स जो मैंने देखी जो बहुत पुरानी थी, जो 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उन बाइक्स में भी उन्होंने सीट को मॉडिफाइड कराया हुआ था। ओके। कहीं ने ये पूरी की पूरी सीट हटवा के और सिर्फ एक स्पंज लगा दिया था कि एटलीस्ट हम कुछ आवर्स इस पर बैठ सकें कंफर्टेबली। मैंने ये सीट को चेंज करवाया है। आप देखो ये सीट को मैंने काफ़ी ब्रॉड करवाया है, ये बहुत ही नैरो थी, यहाँ तक थी ये सीट, और पीछे जाके थोड़ी ब्रॉड हो रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से ब्रॉड करवाया। काफ़ी स्पेंड करा मैंने इसमें। और पीछे वाली सीट में से आगे की तरफ गिरते रहते थे, तो मैंने इसमें अगर देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा बम्प लिखवाया है ना, जो कि ऐसे नेकेड आई से विजिबल होगा, आपको कैमरे में शायद विजिबल ना हो, तो आपकी आगे की तरफ ना गिरे, तो आपको यहाँ पे लगाया। बट ये इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सीट है बोथ पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी, कि आप 30 किलोमीटर्स भी लगातार नहीं चल सकते। इवन 30 या 20 किलोमीटर्स भी अगर लगातार चलोगे तो आपको फील होगा, बहुत बुरा अनकम्फर्टेबल फील होगा। बहुत ही चीज़ है इसका जो हैंडल है, हैंडल बार है। तो जो हैंडल बार है आप देखोगे कि नॉर्मल बाइक में हैंडल बार ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंज कर रखा है मैंने ये काफ़ी ऊपर था, तो मैंने इसे नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया है। ओके कि जब आप बैठते हो बाइक पे, तो ये पहले यहाँ पर थे। ओके ओके, तो आपने ये आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराया है? हाँ, पूरा आगे की तरफ रहते थे आप, तो ये रिस्ट में पेन होने लगता था, है ना। तो मैंने क्या करा कि जो मैंने आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करा, वो एलन की निकाली। ओके ये जो 4 स्क्रू मैंने क्या करा, एलन की निकाली, ये 4 स्क्रूज को ढीला करा, ओके, और इस पूरे हैंडल को नीचे कर लिया। तो उससे क्या हुआ, ये जो ब्रेक है, हाँ, ये जो ब्रेक है और ये थोड़ा आगे की तरफ चले गए, तो मैंने ये स्क्रू ढीला करा और इनको नीचे की तरफ कर दिया। आपने खुद से ही किया सब कुछ, हाँ, मतलब खुद जो ही भी करा। किया? हाँ, खुद ही ओके, करा है, ओके। करना पड़ा, ये नेसेसरी था। मैं हर बिल्कुल। चीज़ छोटी से छोटी चीज़ जो लेके मैं सर्विस स्टेशन नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल आपको कंफर्ट चाहिए राइड करते हुए, वो मैंडेटरी है। अब भी मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका ये जो थ्रॉटल है ना, हाँ, ये बहुत कम है, और आपको अगर 40 पे भी पूरी बाइक चलानी है तो आपको पूरा थ्रॉटल देना पड़ेगा। अगर ओके, आपको ओके। 60 पे बाइक चलानी है, पूरा थ्रॉटल देना पड़ेगा सेकंड मोड में अगर हैं तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि आपका हाथ पूरा ऐसे ही रहेगा। फिर 10, 15, 20 मिनट अगर है तो ये पूरा हाथ ऐसे रहना काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा फील करता है, और यहाँ पे आपके पेन होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, पेन तो होगा ही होगा अगर आप ऐसे रखोगे हाथ को। तो ये सबसे घटिया बात जो पूरी की पूरी बाइक में है आपके हिसाब चलाने से? के बाइक चलाने के उससे है, हम्म, ठीक है। जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो गैप है पैनल्स में, हाँ। है ना, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी मिनिमम है। और इसी साइड अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो देखो गैप कितना ये ज़्यादा है, गैप है सही में, है ना, पूरा का पूरा। सही में। तो ये ये तो डिफेक्टिव थोड़ा एरर है। ये तो वही मैन्युफैक्चरिंग एरर कह सकते हैं हाँ, इसको। मैन्युफैक्चरिंग एरर है, और असेंबली लाइन में मतलब कितना परफेक्शन है उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी आप अगर देखोगे ये हैंडल में, हाँ, तो अभी देखो ये हैंडल यहाँ से बिल्कुल सीधा है, हाँ। बट यहाँ पर गैप देखो, यहाँ हाँ, पे यहाँ पे गैप gap बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। एक उंगली का गैप है बिल्कुल, यहाँ पर उंगली जा भी नहीं रही है अंदर। तो ये पूरा का पूरा ओडोमीटर जो टेढ़ा है, ये मैंने बात जब उन्हें बताई कि सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि मैं आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लेता हूँ, अगर मैं कंपनी को बता देता हूँ, अगर ये फिक्सेबल है तो हम ये नेक्स्ट टाइम फिक्स कर देंगे। ऑल्दो हमें भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और हम पंगा भी नहीं लेना चाहते ये खोल के कि उसके बाद पता नहीं ठीक हो ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप पंगे मत तो उनका कॉल नहीं आया? उनको कॉल नहीं आया अभी तक फ़िलहाल। तो आपके हिसाब से आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा नहीं है? आफ्टर सेल्स क्या, सेल्स का ही सपोर्ट अच्छा नहीं है, आफ्टर सेल्स क्या सपोर्ट अच्छा होगा।
मैंने ये बाइक बुक करी थी अगस्त में, अगस्त 2021 2021 में। 2021 ओके। 2021 में मैंने अगस्त में 20,000 पेमेंट करी थी। सारी जितनी भी ईवीज़ हैं और जितनी भी अच्छी अच्छी बाइक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लेती हैं, 6,000 लेती हैं, 2,500 लेती हैं, 3,000 लेती हैं बुकिंग अमाउंट। मैंने इस बाइक में बुकिंग अमाउंट दिया था 20,000। और वो 20,000 मुझे फिर उन्होंने जो मेल था उसमें आया था कि जैन टू फैब में आपकी बाइक आपको डिलीवर हो जाएगी। ओके। तो फैब में ये स्टार्ट हुआ कि आप पेमेंट कर सकते हो। मैं द्वारका गया, मैंने पेमेंट के लिए बोला उन्हें कि मुझे पेमेंट करनी है पूरी बाइक की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पेमेंट कर दीजिए, बट मैंने कहा यूपीआई कर देता हूँ। उन्होंने कहा सर यूपीआई ठीक नहीं होगा। मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उन्होंने कहा सर सबसे बेस्ट है ऑप्शन आप चेक साइन कर दो। चेक ओके। मैंने चेक साइन करा। चेक साइन करने के बाद मैं एक हफ़्ते बाद गया। उनको आप कॉल करते रहोगे, उनको कोई कॉल आपका पिक नहीं करेगा। मैंने ये सेम नोएडा के शोरूम में ट्राई करा था, जो गोल्ड का है, सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। आपका कोई कॉल पिक नहीं करने वाला, कॉल पिक करेंगे आपको बोलेंगे अगले हफ्ते हो जाएगा। मैं वहाँ पे गया स्पेशली अपने छुट्टियाँ लेके। हाँ, मैं स्पेशली गया और उनसे पूछा कि क्या अपडेट है। तो उन्होंने मेरी फ़ाइल ढूंढी और उस फाइल में वो चेक लगा हुआ था, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने उनको दिया था। ओके। वो स्टेपल करके रखा हुआ था उन्होंने, बस उसके आगे उन्होंने कोई काम नहीं करा। फिर उस दिन मैंने उनको काफ़ी बोला, तो उनको रिक्वेस्ट करी और सब बोला अच्छे से। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ सर ठीक है, हम इसे प्रोसेस में डाल देते हैं। नेक्स्ट वीक मैं फिर गया, वो फिर एज इट इज़ पड़ा हुआ था। नेक्स्ट डे मैं फिर गया, उन्होंने बोला हाँ आपका चले गया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने उनका कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरे सामने ये चेक को आगे पास ऑन नहीं करते। फिर उन्होंने मैसेज करे, मुझे मैसेज वगैरह दिखाए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं गया। फिर उससे नेक्स्ट वीक में आया। उससे नेक्स्ट वीक मैंने पता करा, मुझे नहीं कुछ कंफर्मेशन आई कि आपका अगले वीक हो जाएगा, है ना, कि आपकी पेमेंट कट जाएगी तो आप आ जाना। आपकी पेमेंट कटती 2-3 दिन में आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हो जाएगा। मैंने ठीक है। तो फिर मैं 1 हफ़्ते बाद गया, 2 हफ़्ते बाद गया जब मैंने चेक दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आपका तो चेक वापस आ चुका है, आपके साइन मैच नहीं किया। मतलब ये ऐसी कुछ औने पौने रीजंस लगा के आपको लेट। अब चलो ठीक है, मान लो कोई बात नहीं, साइन मिस मैच हो गया या कोई भी है ना, जिसका भी जो फॉल्ट था। तो आप एट द एंड देखो कि परेशान कौन हुआ। परेशान तो मैं हुआ, बिल्कुल कस्टमर ही परेशान हुआ है। कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि हाँ इनका चेक बाउंस हुआ है या बैक हो गया या साइन में अप्रूव नहीं हुए। कुछ हुआ है कि आप कंपनी आप बोल दें कि हाँ ये ऐसा हुआ है और इन्फॉर्म कर दें। कुछ इन्फॉर्म नहीं करा, कुछ नहीं करा। आप हफ्ते बाद जाओगे, 2 हफ्ते बाद जाओगे, साल बाद जाओगे, तब आपकी बात सुनी जाएगी। आपको घर बैठे बैठे आपको अगर लगता है कि कस्टमर्स को थोड़ा सपोर्ट देंगे ये लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ, क्योंकि इन पर बर्डन ही बहुत ज़्यादा है। तो जो कंपनी है रिवोल्ट, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अपना थोड़ा जो कस्टमर फीडबैक है उनको अच्छे से लें, ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ आगे, और अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा बढ़ाएं। तो बहुत ही बुरा मेरा एक्चुअली मेरे हिसाब से कंपनी का आए हुए मार्केट में हो चुका है आई थिंक 4 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स। 4 ईयर हो गया अराउंड। तो इतने टाइम तक तो इनको अपनी सर्विस का सपोर्ट बढ़ा देना चाहिए, एंड इनफैक्ट जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी अच्छा कर देना चाहिए। नहीं, अब तक बहुत ही बुरा है, बहुत ही वाहियात है मेरे सामने। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे बिल्कुल बाइक के बारे में, कोई भी डिसएडवांटेज एडवांटेज, लास्ट वीडियो को रैप अप कर दे इधर। ठीक है। फिर मैंने चेक कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद मैं उन्हीं के वहीं पे शोरूम में मैंने पेमेंट करी। फिर उन्होंने मुझे बोला पेमेंट के बाद 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद आ जाएगा। फिर 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते लग गए। फिर मैं गया, फिर उन्होंने कहा सर बाइक नहीं आई है, नेक्स्ट वीक आ जाएगी, आपका हमने आगे डाल दिया है, हमारे पास इतनी बाइक खड़ी हैं, आप जो बाइक बोलोगे आपको वो बाइक हम अभी से रजिस्टर कर देते हैं। जैसे ही आपका नंबर प्लेट आ जाएगी, RTO का काम हो जाएगा, हम आपको बुला लेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि 1 आध हफ़्ता लगेगा, 8 से 10 दिन लग जाएंगे। मैंने उनको बोला ठीक है, आप मुझे मेल कर दो कि 8 से 10 दिन लग जाएंगे और तब आपकी बाइक डिलीवर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन नहीं, हम अब 15 से 20 दिन लगेंगे मेल में, कि 15 दिन लगेंगे, 10 से 15 दिन लगेंगे, कि वो डबल हो गया। है ना। तो मैं वहीं से समझ गया कि ये कितना सीरियस है इस बात को, कितने रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक गया उनके पास। तो सेम चीज़ कि सर बाइक आ चुकी है, आपकी बाइक भी हो चुकी है, आपका पेपर वर्क भी जा चुका है, आपका नंबर प्लेट भी आ चुकी है ना, बट आपका चार्जर नहीं आया। ओके।
कि चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारा चार्जर जो है वो चाइना से डायरेक्ट आता है और जो चाइना में अभी लॉकडाउन लगा है तो हमारा चार्जर नहीं आता। बाकी पूरी बाइक ये कहते हैं कि हम इंडिया में असेंबल करते हैं, हाँ बट चार्जर वहाँ से आता है। मैंने पढ़ा था जो आपका चार्जिंग वाला था उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सॉरी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पर मैंने उनको बोला कि मैं आपको सू कर दूंगा, आप बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल आप मुझे अभी मेल करिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। मेरा पूरा अमाउंट मैंने पे कर दिया, मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया है टाइम और मैंने एडवांस दे रखा है अगस्त का, तो आप मुझे मेल कर दो कि हम सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए बाइक और आज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास चार्जर नहीं। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हम करते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने मुझे पुराना चार्जर इशू दिया कि जब हमारे पास नया चार्जर आ जाएगा हम तब दे देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे उससे। फिर जो अमाउंट था 140, 138, 139 कुछ अराउंड था पूरा एग्जैक्ट, तो उसमें एक हेलमेट भी इंक्लूडेड था। तो वो जो हेलमेट था वो मैंने बेसिक वाला हेलमेट लिया था क्योंकि इनका जो हेलमेट है, जो अच्छा वाला एडवांस वाला हेलमेट है वो बहुत ही बेकार है और बहुत ही कॉस्टली है। क्वालिटी के अराउंड देखा जाए बहुत ही भारी है, वो बहुत ही भारी है कि अगर उसको उतार के रखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया वो सर से। तो बहुत ही बेकार हेलमेट है, उस हेलमेट के लिए बिल्कुल मत जाना। जो बेसिक हेलमेट है वो काफ़ी हद तक ठीक है, वो हाफ फेस हेलमेट है। हाफ फेस हेलमेट है, हाँ वो काफ़ी हद तक ठीक भी है और वो ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, अराउंड 700 चार्जेस है ना। और ये आपको कहेंगे कि आपको लेना ही पड़ेगा हेलमेट, नहीं तो आप हम कोई बिल दिखा दो। नहीं ऐसा कोई मैंडेटरी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप उसको बिल में कटवा सकते हो। हाँ बट और जो नेक्स्ट इसकी बहुत बड़ी कमी है वो है इसका ये पूरा जो सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे की लगा के इसको घुमाऊंगा तो आप देखोगे कि ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा हिलेगा। जैसे आप अगर मैं ये की को घुमाता हूँ तो ये हिल रहा है पूरा, हाँ बिल्कुल है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद इसे खोलना पड़ेगा और फिर ये खुलेगा। ओके, तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये पूरे लॉक का मैकेनिज़्म है, ये बहुत ही बेकार है। ये पता नहीं कौन से ज़माने का लॉक मैकेनिज़्म इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। हाँ ये बहुत ही बेकार है। और आप अगर इसमें इसको देखेंगे तो जो इनकी स्टार्टिंग की ईवीज़ थी तो उसमें ये कटआउट था ताकि आप यहाँ से एक वायर डाल सकें और वो चार्जिंग के लिए दे सकें। तो वो फेल हो गया था क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी कस्टमर्स को, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। बट स्टिल ये कटआउट बंद नहीं हुआ। ओके ओके ओके। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे ये जो स्विच है। अब ये स्विच इतना वाहियात है दिखने में भी और काम करने में भी कि देखो मतलब हम 1,40,000 स्पेंड कर रहे हैं बिल्कुल, और आप इस एक वाहियात सी MG लगा देते हो इसमें आपकी बाइक में, जो दूसरों के सामने अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो कितना भद्दा लगेगा, राइट, है ना। तो MC की जगह आप एक अच्छा सा एक स्विच लगा देते स्विच लग सकता था, है ना। आप कुछ ऐसा लगाते कि आप उसे की से अनलॉक ऑफ या ऑन कर सकते। तो ये MC भी लगाने का मुझे बिल्कुल भी तुक समझ नहीं आया। ऊपर से ये जो ये जो पूरा रुकने का है भी नहीं है, यहाँ पे एक स्टॉपर लग सकता था इधर। कि अगर मुझे अकेले बैटरी निकालनी हो हाँ तो ये कितना मुश्किल होगा कि ये रुकने को नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे रोक के क्या करता हूँ कि अगर मैं हैंडल से इसे लॉक कर देता हूँ, ओके ओके, ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे अगर मैंने हैंडल आप से लॉक जुगाड़ कर कर दिया, लेते हो। अगर मैंने खुद जुगाड़ कर लिया तो क्या होगा कि आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे मेरा ये स्क्रैचेस बहुत बुरे आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और बाइक की लुक भी ख़राब कर रहा है जस्ट बिकॉज की कंपनी ने लॉक नहीं दिया इधर। लॉक नहीं है। तो ये क्या सिस्टम है कि क्या क्यों है ये कि अगर मैं अकेले अगर बैटरी निकालना चाहूँ तो मैं कैसे बैटरी निकालूँ। सही बात कि है, मुझे 2 बंदे लगेंगे बैटरी निकालने में। और अगर मैं इसे मान लो किसी तरह होल्ड कर भी लेता हूँ तो उसके बाद मैं ये पूरा क्लैंप हटा के मुझे यहाँ पे चाबी लगानी पड़ेगी जिसके लिए बहुत कम जगह है। और अगर मैं इसी चाबी में अगर अपने कोई 2-3 चाबियाँ डाल देता हूँ हाँ। तो वो यहाँ पर अगर मैं चाबी लगाता हूँ तो उसको घुमाने की जगह नहीं बचेगी मेरे पास। बिल्कुल, ये पूरा ये लग जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैंने यहाँ से लॉक खोला, इसको बाहर निकाला, यहाँ रखा। अब बैटरी को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी की यहाँ रख दूँगा। सेफ़ है, सेफ है। मैंने खोला, बैटरी निकाली, रखी, उसको यहाँ रखा अच्छे से और बंद कर दिया और मेरी कीज़ रह गई अंदर। और ये एक बार नहीं, आप अगर मान लो आपका दोस्त है ना, मान लो मैंने अपने बहुत दोस्तों को राइड के लिए दिया है तो मैं की मेरे पास होती है, बाइक स्टार्ट होती है, बीच में अगर वो बाइक को ऑफ़ कर देते हैं कि ये पावर वाले बटन से, और देखो कि ये पावर वाले बटन से वो बंद कर देते हैं, तो फिर दोबारा वो मुझे कॉल करते हैं कि मैं इतने किलोमीटर खड़ा हूँ, मेरे पास की नहीं है, मैं ऑन कैसे करूँ। तो आप कोई ना कोई प्रोविज़न तो बना सकते हो ना कि ताकि ये की बीच में लगी रहे। हाँ। और जब यूज़ करें तो उसके बाद निकाल लें। ऑल्दो इसका यूज़ बिल्कुल ना हो,
आप एक लॉक सिस्टम बना दी कि बस वो की फंसी रहे, जैसे कि हम ट्रेडिशनल बाइक्स में यूज़ करते हैं कि की लगाई, ऑन करा और जब ऑफ करा तो की निकाल ली, की निकाली, राइट। तो ये दिमाग में रहता है। तो अब ये क्या फ़ायदा है इसका अगर हम बीच में ही भूल जाएंगे, है ना। और ये बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। और प्रॉब्लम है इसकी कि ये बंद हो, देखो कैसे होगा। अब ये बंद हुआ और ये अब ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये कोई थर्ड क्लास बहुत, प्लास्टिक। हाँ, कि कोई बहुत, ऑल्दो कंपनी ने बोला है कि इसको हल्का करने के लिए हमने प्लास्टिक यूज़ करा है, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसी चीज़ें जो आपके कस्टमर को इफेक्ट करती हैं। इनफैक्ट जो सेफ्टी है वो भी इसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और फिर मुझे दबा के ये खोलना पड़ रहा है, अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ है तो सोचो मैं खोल भी नहीं सकता, है ना? खोल भी नहीं सकते। और उसके बाद जो सबसे मेन कंसर्न है मेरा, वो ये बैटरी का जो पूरा कंपार्टमेंट है। अभी बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट प्लास्टिक का बना हुआ है, बिल्कुल प्लास्टिक का सारा। अभी देखो अच्छी प्लास्टिक नहीं है। हाँ, अब ये बैटरी जब मैं ऑफ रोड वगैरह करता हूँ तो ये बैटरी ऊपर तो नहीं आ सकती, बट ये बैटरी साइडवेज तो जाती है और ये ठक 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 की आवाज़ करती है, जो बहुत ही बुरा लगता है। तो बिना उसमें इंटरनल बाइक को नुकसान भी होता है। हाँ, जब बिना मैं साउंड के चलता हूँ तो वो ठक ठक की आवाज़ भी आती है काफ़ी बार ना, ये बात। हाँ, वैसे ईवी है तो बिना साउंड की, बट अंदर से इंटरनली साउंड आती है बैटरी की, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरा इसका राइडिंग पोस्चर, इतना घटिया राइडिंग पोस्चर मैंने कभी किसी और बाइक में नहीं देखा। इसके जो फुटरेस्ट हैं राइडर के लिए, वो ये उस वाले साइड का है, मतलब ये राइट वाली साइड का नहीं है, ये लेफ्ट वाली साइड का है। तो मतलब ये जो साइड है ये पीछे की तरफ आता था, यहाँ पर कुछ यहाँ पर। ओके। तो मुझे पैर यहाँ पे रखना पड़ता था, हाथ यहाँ इतनी दूर रखने पड़ते थे और बैठना इस बेकार सी सीट पर पड़ता था। तो इससे घटिया कोई चीज़, कोई राइडिंग पोस्चर नहीं हो सकता। पता नहीं इन्होंने कौन सा डेटा लेके ये पूरा बना दिया है, इससे बेकार कुछ नहीं है। तो आप इससे थोड़ा अनसेटिस्फाइड है? थोड़ा नहीं, काफ़ी, कि आप एटलीस्ट अगर एक ईवी है और मैं बिना सोचे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा सकता हूँ, और तो फिर मैं क्यों एक कंफर्ट सीट पे बैठ के क्यों नहीं जा सकता। बिल्कुल, है ना। ये कंफर्ट सीट मैंने बहुतों को देख लिया सीट चेंज करते हुए, ये सीट बहुत बेकार है सबसे पहली बात। दूसरा ये बैटरी कंपार्टमेंट पूरा बहुत ही बेकार है, ये जो लॉक वाला सिस्टम है वो भी बेकार है। और मैं दिखाऊंगा कि ये जो हमारी सीट है ना, अगर मैं सीट को खोलता हूँ तो यहाँ से खुल गई। हाँ, अब ये पता नहीं कहाँ लॉक है, खुल चुकी है ओके, बट ये कहाँ लॉक है कुछ पता नहीं, इसे थोड़ा सा खींचना पड़ता है पीछे की तरफ। हाँ, अब ये मैंने निकाल लिया। अब इसके आगे देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ तो बिना देखे अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो वायर्स हैं, वायर्स का यहाँ, अब ये क्या होता है, ये वायर्स के अंदर डल जाता है ऐसे, और अगर मैं आगे की तरफ पुल कर दूं तो ये वायर्स टूट जाएंगी, दब जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी वहीं रुक जाएगी और फिर है ना। तो इसको बिल्कुल यहाँ पे रख के उसके अंदर बिल्कुल एकदम निशाना लगा के, तो उसके बाद उसको आगे करके यहाँ पे लगा दो और फिर ये बजती रहती है, और फिर इसे ज़ोर से मारना पड़ता है तब जाके, बीच में कभी भी लॉक होती है कभी भी नहीं होती। तो ये भी आवाज़ करती रहती है ना। ये पीछे नंबर प्लेट आवाज़ करती है, टक टक। मतलब जो लगाया इन्होंने आफ्टर मार्केट, जो उन्होंने फिटिंग करी है वो भी अच्छी नहीं करी, नहीं करी, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग में डिफ़ॉल्ट्स है। हाँ, और इसका साइड स्टैंड सिर्फ एक ही साइड स्टैंड है। हाँ, एक ही साइड स्टैंड है, वो मैंने देखा था। डबल स्टैंड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अब डबल स्टैंड मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं दे रहे। एक्चुअली आपको डबल स्टैंड तो एटलीस्ट देना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स नज़रअंदाज हो सकती हैं सिर्फ एक ही वजह से। वो वजह है कि आपकी पॉकेट में एट द एंड कितने पैसे सेव हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो ये बाइक है अराउंड 140, तो अगर मैं इस बाइक को 8-9 साल भी चला लेता हूँ तो अराउंड 1 लाख मैं वो पेट्रोल डलवा चुका हूँगा, तो मेरा वो बच जाएगा सारा खर्चा। तो सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता मेन रीज़न अगर आपका है कि आप एनवायरनमेंट को बुरा नहीं चाहते, और सबसे मेन रीज़न है कि आप अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करना चाहते ऐसे पेट्रोल इतने हाई प्राइसेस पे, और ये सब नहीं करना चाहते, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ईवी सेक्शन में, बाइक में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप कुछ चीज़ें मॉडिफाई करा सकते हैं, आप सीट अच्छी से मॉडिफाई करा सकते हैं, जो मैं करवाने वाला हूँ। आप जैसी बाइक लें तो इसे लेमिनेट करा लें। मैं बाइक को लेमिनेट नहीं करा पाया स्टार्टिंग के टाइम में, तो काफ़ी स्क्रैचेस आ गए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे की प्रॉब्लम है ना, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको एक कार की मानना पड़ेगा, है ना। ऑल्दो कार में भी आप की लगाते हैं और लास्ट में निकाल के ले जाते हैं, इसमें वैसा प्रोविज़न नहीं है, जो कि बहुत ही घटिया है। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा,
जो वेल्ड्स वगैरह हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दिखने में बुरा लगता है हाँ ठीक है, बट हमें तो चाहिए कि ये कितना प्रैक्टिकल है ना। मैंने जैसे पहले बाइक चला चुका हूँ सारी, तो मुझे ज़्यादा अब शौक़ नहीं है बाइक्स का। ये मान लो कि मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है कि मेरा काम जो मैं दिन में इतना ट्रैवल करता हूँ तो उसमें मुझे कितना फ़ायदा हो जाए पैसों में, पेट्रोल में और सब कुछ में, टाइम में, सब कुछ में। तो वो चीज़ अगर मैं सामने रखता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही यही चीज़ है कि मेरी जेब में कितने पैसे बचते हैं, इस वजह से मैं सारी चीज़ को नज़रअंदाज कर सकता हूँ ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू। एंड आपसे मिलते हैं किसी नई बाइक के साथ, और इसका जो रिव्यू है आपसे हम शेयर करेंगे बाद में, जब इसके 4000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके अंदर कोई कमी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको। अगर आप भी ईवी बाइक करते हैं, सेम बाइक परचेज कर रखी है आपने, कोई कमी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। कोई पार्ट रह गया है जो आपने नहीं देखा है वीडियो में तो हम उसको शॉर्ट्स में डाल देंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे। एंड अगर आपको कोई भी इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग तो आप उसको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन आ रहा है, नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, आप वहाँ पूछ सकते हो मेरे से DM करके। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस।